चलिए बिना देरी किए आज हम तेमसुला आओ की एक बहुत ही पावरफुल और इमोशनल कहानी में डुबकी लगाते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो सिर्फ मिट्टी के बर्तनों के बारे में नहीं है, बल्कि परंपरा, परिवार और एक ऐसी विरासत के इर्द गिर्द घूमती है जिसे शायद कोई चाहकर भी नहीं टाल सकता। एक ऐसी दुनिया जहां मिट्टी महज एक बेजान चीज नहीं, बल्कि पीढ़ियों का पूरा इतिहास अपने अंदर समेटे हुए है। अब इस कहानी की असली गहराई को समझने के लिए जरा इस विचार पर गौर कीजिए। कौशल इतिहास और परंपरा के प्रतीक हैं और इसलिए किसी भी व्यक्ति के अपने नहीं होते। ये उस गांव का एक बहुत ही सख्त और सच कहूं तो काफी भारी सांस्कृतिक नियम है जहां ये कहानी सेट की गई है। ये हमें साफ बताता है कि यहाँ किसी एक इंसान की चाहत से बहुत ऊपर पूरे समुदाय की विरासत होती है और कई बार ये विरासत एक बहुत बड़ी कीमत वसूलती है। तो कहानी का पहला हिस्सा, एक वर्जित सपना। देखिए, ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे गहरे पारिवारिक क्लेश से जो शायद हर घर में कहीं ना कहीं होता है। युवा सेंथिला पूरी शिद्दत से एक कुम्हार बनना चाहती है, लेकिन उसकी मां अरेनेला इसका जोरदार विरोध करती है। क्यों? क्योंकि अरेनेला जानती है कि बर्तन बनाना मतलब महीनों की कमर तोड़ मेहनत, और वो भी बहुत कम पैसों के लिए। इसके बजाय वो चाहती है कि उसकी बेटी बुनाई करे। बुनाई का काम घर के अंदर होता है, एकदम साफ सुथरा है और उसमें कमाई भी शानदार है। जाहिर है हर माता पिता अपनी संतानों के लिए एक आसान जिंदगी ही चाहते हैं, है ना? भले ही उसके लिए उन्हें अपनी ही पुरानी कला से दूर क्यों ना जाना पड़े। और सच कहूं तो बर्तन बनाने की जो असलियत थी वो कोई मजाक नहीं था। जरा सोचिए, गहरी सलेटी और लाल मिट्टी का भारी बोझ पीठ पर लादकर खड़ी पहाड़ी पर 16 किलोमीटर की थका देने वाली चढ़ाई, फिर उस सख्त जिद्दी मिट्टी को बांस के बेलनों से घंटों तक कूटना, और अंत में इतनी भयंकर थकान कि कांपते हाथों से सांचे ही गिर जाएं। इस खौफनाक मेहनत को देखकर कोई भी आसानी से समझ सकता है कि अरेनेला क्यों अपनी बच्ची को इस नर्क से बचाना चाहती थी। तो यहाँ एक बहुत ही लाजमी सा सवाल उठता है, जब काम इतना कमर तोड़ है तो कोई जानबूझकर इसे क्यों ही चुनेगा? ये सवाल हमें सीधे सेंटिला के उस अजीब और कभी न टूटने वाले जुनून की तरफ ले जाता है, जो किसी भी लॉजिक या आराम की परवाह नहीं करता था। खैर, सेंटिला पर तो जैसे कोई धुन सवार थी। जब भी उसके माता पिता खेतों में काम करने जाते, वो चुपके से खिसक कर गांव के मास्टर कुम्हारों को काम करते देखने पहुंच जाती। मिट्टी को कैसे मिलाया जा रहा है, उसे कैसे कूट रहे हैं, और वो जो कुम्हार के औजार की एक लयबद्ध आवाज होती है ना, टैप टैप टैप, वो सेंथिला को किसी सुरीले संगीत जैसी लगती थी। वो बस मंत्रमुग्ध होकर देखती रहती। शुरू में तो सबको लगा कि ये बस एक बचकानी जिद है, लेकिन सेंथिला की वो एकटक नजरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही थीं। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, गांव का हस्तक्षेप। अब सेंथिला का ये जो सीक्रेट जुनून था, वो जल्दी ही पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया। बात पंचायत तक पहुंच गई। पंचायत को यह डर सताने लगा कि अगर बड़े लोग अपनी कला बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो ये पारंपरिक हुनर तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उन्होंने सेंथिला के पिता को बुलाया और एक सख्त चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि भाई, ये कौशल हमारे आदिवासी इतिहास का प्रतीक हैं। ये किसी एक इंसान की जागीर नहीं है। जो भी इस कला के माहिर हैं, उनकी ये ड्यूटी बनती है कि वो इसे अगली पीढ़ी को सौंपे। अब आप ही सोचिए, ये कितनी बड़ी बहस है। एक तरफ आपकी पर्सनल आजादी और दूसरी तरफ पूरे समुदाय की परंपरा। असली हकदार कौन है? अब आता है तीसरा हिस्सा, संघर्षरत शिक्षार्थी। पंचायत के फरमान के बाद अरेनेला को मजबूरन अपनी बेटी को कुम्हारे सिखानी पड़ी। लेकिन जरा उस टेंशन को इमेजिन कीजिए। सेंटिला ने मिट्टी गूंथना तो झट से सीख लिया, लेकिन जैसे ही बात बर्तन को शेप देने की आती, वो बुरी तरह पैनिक कर जाती। देखते ही देखते पूरा 1 साल बीत गया। अरेनेला बिना कुछ बोले बस अपनी बेटी को फेल होते देखती रहती और फिर तंग आकर सारा काम खुद करने लगती। वो जो माँ की खामोश आलोचना होती है ना, उसने सेंटिला को गहरी शर्मिंदगी और हताशा से भर दिया था। और ठीक इसी पॉइंट पे कहानी में एंट्री होती है एक नई उम्मीद की। जब सेंथिला लड़कियों के हॉस्टल में रहने गई तो उसकी मुलाकात हुई ओनोला से। ओनोला एक बहुत ही दयालु विधवा थी और उस हॉस्टल की वार्डन भी। उन्होंने तुरंत भांप लिया कि सेंथिला के अंदर कितना गहरा तनाव चल रहा है। उन्होंने फैसला किया कि वो इस उलझी हुई लड़की की मदद करेंगी। और सच मानिए, एक सही मेंटर का साथ कभी-कभी पूरी बाजी पलट देता है। ओनोला की पारखी नजरों ने तुरंत पकड़ लिया कि सेंथिला की असल प्रॉब्लम उसकी तकनीक में नहीं, बल्कि उसके अंदर बैठे उस डर में है। ओनोला ने उसका हौसला बढ़ाया, उसे रिलैक्स किया, और उसी के बाद सेंथिला ने अपनी जिंदगी का पहला खूबसूरत बर्तन बनाया। फिर ओनोला ने उसे एक बहुत ही कमाल की टिप दी। उसने कहा, अगली बार जब तुम्हारी माँ बर्तन का मुंह बनाए तो बस ये देखना कि वो अपनी लय को कैसे धीमा और शांत करती हैं।
सिंथिला ने बिल्कुल यही किया। उसने अपनी माँ के हाथों के हर एक मूव को, हर एक हरकत को पूरी खामोशी से अपने दिमाग में स्कैन कर लिया। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे अहम और गंभीर मोड़ पर, एक दुखद विरासत। अब देखिए, यहां से चीजें एकदम अचानक से बदलती हैं। एक बहुत ही साफ और तेज धूप वाला दिन था, बर्तन सुखाने के लिए एकदम परफेक्ट। अरण्यला ने तय किया कि आज हम ज्यादा से ज्यादा बर्तन बनाएंगे। सुबह सुबह बर्तनों की एक बहुत बड़ी खेप शुरू की गई। लेकिन दोपहर होते होते अरण्यला की तबीयत बिगड़ गई। उसके सिर और कमर में भयंकर दर्द उठा और वो काम छोड़कर घर चली गई। दोपहर के बाद सेंटिला वहां अकेली रह गई और तभी अचानक से उसे अपने अंदर एक गजब का फ्लो, एक गजब की लय महसूस हुई। वो बिल्कुल उसी स्पीड और उसी अंदाज में एक के बाद एक बर्तन बनाने लगी जो उसने अपनी माँ में देखा था। लेकिन जैसे ही शाम ढली, एक ऐसी अनहोनी सामने आई जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। सिंथिला पूरी दोपहर तो जैसे किसी जादू के असर में एक गहरे ट्रांस में काम करती रही। जब उसने अपना काम खत्म किया तो उसने जो बर्तनों की कतार बनाई थी वो उसकी माँ द्वारा बनाए गए टोटल बर्तनों की गिनती से ठीक एक कम थी। बिना किसी के सिखाए, बिना किसी टोकटाक के उसने उस महारत को छू लिया था। काम खत्म करके थकी हारी लेकिन अपने अंदर एक प्राइड लिए जब सेंथिला घर के अंदर अपनी माँ के साथ खाना खाने गई तो कहानी अचानक एक स्तब्ध कर देने वाले सन्नाटे में डूब जाती है। अरण्यला फर्श पर बेजान पड़ी थी। उसकी सांसें हमेशा के लिए रुक चुकी थीं। आखिरी हिस्सा, कुम्हार की विरासत। अगली सुबह का जो नज़ारा था वो सच में दिल चीर देने वाला था। जब गांव वाले अरण्यला के शव को ले जाने लगे तो वहां हवा में सिर्फ दुख नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा अनकहा बोझ था जो सेंटिला अपने कंधों पर महसूस कर रही थी। रोते बिलखते हुए अपनी माँ के पीछे भागते हुए उसने जो कहा वो आपको अंदर तक झकझोर देगा। उसने कहा, माँ, मैंने ऐसा नहीं चाहा था, ये बस अपने आप हो गया, प्लीज मुझे माफ कर देना। सेंटिला को यह विनाशकारी वहम हो गया था कि जैसे ही उसने बर्तन बनाने में महारत हासिल की, मानो उसी की कीमत उसकी माँ की जान देके चुकानी पड़ी। गांव वालों को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन ओनुला को सब समझ आ रहा था। ये जो कला का ट्रांसफर हुआ था ना, इसका असली सबूत तब मिला जब ओनुला उस काम करने वाली झोपड़ी में गई। वहां उसने बर्तनों की दो कतारें देखीं, एक जो अरण्यला ने बनाई थी और दूसरी जो सेंथिला ने बनाई थी। दोनों में इतनी सटीक, इतनी परफेक्ट समानता थी कि ये बताना बिल्कुल नामुमकिन था कि कौन सा बर्तन माँ ने बनाया है और कौन सा बेटी ने। जैसे एक पूरी की पूरी पीढ़ी की कला हूबहू दूसरी पीढ़ी के हाथों में उतर आई हो। ओनुला के लिए अब वो झोपड़ी महज मातम की जगह नहीं थी, बल्कि वो एक आश्चर्य का स्थान बन गई थी। उसे इस बात का बहुत गहरा एहसास हुआ कि इस भयानक दुख और त्रासदी की राख में से गांव की उस पुरानी कला का भविष्य अब हमेशा के लिए सुरक्षित हो चुका था। एक नई, बेहद कुशल कुम्हार का जन्म हो चुका था। तो जाने से पहले बस एक आखिरी सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए, क्या किसी पुरानी परंपरा को जिंदा रखने के लिए वाकई इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ती है? क्या हमेशा एक बलिदान की जरूरत होती है? किसी विरासत को अपनाने का ये जो बोझ है, ये एक ऐसा सवाल है जो इस कहानी के खत्म होने के बाद भी हमारे दिमाग में गूंजता रहता है। क्योंकि सच यही है कि ज्ञान और कला कभी मुफ्त में नहीं मिलते। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस विचार पर गौर जरूर कीजिएगा और हमेशा की तरह कुछ नया सीखते रहें।